मान लिया जाए कि ये बातचीत फेल हो जाती है, ईरान तैयार नहीं होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए, तो क्या ट्रंप ये जोखिम लेंगे कि दोबारा से हम फुल फ्लेज वॉर शुरू कर दें? क्योंकि जैसा कि आपने सुना, अशोक सज्जनहार साहब कह भी रहे थे कि ट्रंप की मजबूरी है जल्द से जल्द वॉर को छोड़ना, और वहां पे उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। ऐसे में क्या वो दोबारा फुल फ्लेज वॉर शुरू करने की हिम्मत करेंगे ट्रंप? शिवकांत शर्मा सर। यदि आपका इशारा थल सेना उतारने की तरफ है तो एक दो सांकेतिक अगर द्वीप वगैरह छोड़ दें आप, जैसे खड़ग आइलैंड है, इसके अलावा ट्रंप कोई जोखिम इस तरह का बड़ा नहीं उठा सकते। और आप पहले ही कह चुके हैं, चुनाव पास में आ रहे हैं, अभी 60 दिन की मियाद उनकी पूरी हो रही है। कांग्रेस से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी 1 मई तक। 1 मई को 60 दिन पूरे हो जाते हैं इस युद्ध को चालू हुए। वो 1 महीने की एक्सटेंशन मांग सकते हैं और उनको मिल भी सकती है, लेकिन काफी फजीहत होगी राजनीतिक तौर पे। और अगर वहां फर्जियत होगी तो उसका चुनाव पर असर पड़ेगा, तो बहुत बड़ा जोखिम है उनके सामने। तो थल सेना उतारना तो संभव नहीं। हाँ, हवाई हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। वहां भी मुझे लगता है, अगर उन्होंने जो वो बार बार धमकी दे रहे हैं, बिजली घर तोड़े, पुल तोड़े, और बदले में अगर पानी के जो संयंत्र हैं पड़ोसी देशों के, खाड़ी के देशों के, उन पे अगर हमला कर दिया तो लोग प्यासे मर जाएंगे, वहां त्राई त्राई मच जाएगी। तो इसलिए वो विकल्प भी मुझे उतना जो है वो व्यावहारिक नहीं दिखाई देता। एक जो तीसरा जो उन्होंने तुर्क का पत्ता चला है, ये नाकेबंदी का। तो ओमान की खाड़ी की नाकेबंदी अगर वो पूरी तरह से किए रखते हैं तो ये जरूर है कि नुकसान होगा खाड़ी के देशों का और बाकी देशों का भी। बाकी देशों के जहाजों को निकलने के लिए वो अनुमति दे सकते हैं, लेकिन उसमें ईरान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ईरान मुझे लगता है इस बात को समझ गया है, इसलिए ईरान भी बहुत ज्यादा अड़ियल रुख अभी नहीं अपनाएगा। न्यूक्लियर जो मामला जो अड़ने का है, तो उसकी एक मुझे सूरत ये दिखाई दे रही है कि आप 450 किलोग्राम जो आपके पास न्यूक्लियर डस्ट, जिसको ट्रंप साहब कह रहे हैं, वो ट्रंप साहब को निकालने की अनुमति न देके आईएईए के लिए अगर मान जाता है ईरान, और ये कहता है कि ठीक है, आईएईए की देख रेख में हम उसको खुदवा लेंगे और उसके संरक्षण में उसे छोड़ देंगे। जहां तक सैद्धांतिक बात है, वो उनका हक है कि सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, करेंगे। इस बात पर ईरान अड़ा रहेगा, इसको नहीं छोड़ेगा। अमेरिका को इसके लिए राजी होना पड़ेगा। हाँ, अमेरिका ये पाबंदी लगा सकता है कि साहब 5 साल तक आप 2% से ज्यादा, 1% से ज्यादा एनरिच नहीं करेंगे। और ये सब थियोरिटिकल बातें हैं। उनके एनरिचमेंट के सारे प्लांट वगैरह तो आपने तोड़ ही दिए हैं, तो अब वो ये सब करने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिलाकर के जितने भी स्टिक पॉइंट इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं ना, बातचीत हो सकता है गर्मा गर्मी में टूट जाए जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो टूट जाएगी और ये युद्ध विराम चलता रहा, अगर इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया, तो वो दोबारा भी शुरू हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि बातचीत टूटने पर भी युद्ध विराम जो है उसके एक्सटेंशन होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन कोई खास तौर से अमेरिका नहीं चाहे कि दोबारा से युद्ध शुरू करें, ईरान भी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को समझ रहे हैं। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब। जी नहीं, मैं बिल्कुल इनफैक्ट इस बात से मैं तो पहले भी कहा था कि ये जो मुद्दे अभी जिसको बड़ा बना के दिखाया जा रहा है दोनों तरफ से, चाहे वो हार्मूज का मुद्दा है या न्यूक्लियर वाला मुद्दा है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सहमति बड़े आराम से उनकी हो सकती है। क्योंकि हार्मूज का तो कोई मुद्दा है ही नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया, तो उन्होंने खोल दिया, वो भी कह देंगे हम भी खोल देंगे। वो एक, अब बात सिर्फ न्यूक्लियर वाली है, कितनी टेक्निकलिटी है, और क्योंकि काफी नुकसान जैसे शिवकांत जी ने बताया, ऑलरेडी उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को हो चुका है। और ये भी बात है कि सैद्धांतिक तौर से सही बात कह रहे हैं शिवकांत जी, वो बिल्कुल ऐसे नहीं कहेंगे कि उसको अगर आप पीसफुल यूज अगर न्यूक्लियर का अगर वो करना चाहते हैं, वो एक उनका हक है, कोई भी देश कर सकता है, तो ईरान भी वो अपना हक नहीं छोड़ेगा। और उसके ऊपर पूरी, और उसके बारे में इनफैक्ट बातचीत पहले ही हो चुकी थी। और हमेशा कभी भी सैद्धांतिक तौर से ईरान ने कहा ही नहीं कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तो वो एक कहने की बातें हैं, लेकिन यह है कि फिलहाल मुझे लगता नहीं उनकी वो स्थिति में है कि वो बना पाए बड़ी जल्दी से, क्योंकि नुकसान बिल्कुल, उनका ये दो चूंकि बार हो हाँ, चुका है। तो नुकसान 2 बार हो चुका लेकिन है। वो और दिखाना चाहते हैं कि हम सैद्धांतिक, तो मुझे वही, जैसे मैंने पहले कह रहा था कि इन दोनों चीजों के ऊपर सहमति बन सकती है, और मुझे लगता है यही इसीलिए उनकी टीम वहां पे आई है।
और ईरान की टीम भी मुझे लगता है कल वहां पे पहुंच जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात है, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ पे खत्म नहीं होता इन दोनों का, ना ही इजराइल इससे खुश होगा, तो वो एक एक लंबी जद्दोजहद है जिसके अंदर एक अलग से चीजें हैं जो चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल जैसे मुझे लगता है कि ये वाला फेज, जैसे मैंने कहा, वो अभी मुझे लगभग खत्म होता नजर आता है। लेकिन अब बातचीत में जैसे उन्होंने कहा, गर्मा गर्मी में कोई ऐसे भी हो सकता है कि अटक जाए, नहीं, लेकिन तो कोई थोड़े बहुत बातचीत है दोबारा। नहीं अटकने वाले। हाँ, अटकने वाले कोई बातचीत वैसे है नहीं। जितना नुकसान कर चुके हैं ईरान का, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने का, न्यूक्लियर फैसिलिटी डेवलप करने का की क्षमता अभी उतनी बची भी नहीं है। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, आपको क्या लगता है कि न्यूक्लियर उतना बड़ा इशू अब रहेगा क्या ईरान के लिए? क्योंकि ईरान अब इतना सक्षम होगा कि 5 साल में, 10 साल में न्यूक्लियर वेपन तैयार कर ले वो? देखिए, न्यूक्लियर तो मैं अगर बोलूं तो ईरान क्या, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी न्यूक्लियर इश्यू नहीं होना चाहिए। यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले साल मई जून में बोला था, हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑब्लिटरेट कर दिया है, और ऑब्लिटरेशन इन मिलिट्री पार्लेंस मींस खत्म कर दिया है, जिसको अभी वो न्यूक्लियर डस्ट भी बोलते हैं। तो अगर न्यूक्लियर डस्ट बन गई है तो किस चीज की वो बात कर रहे हैं? और ईरान भी देखे, वो बहुत क्लियर है, वो अभी तो उसने भी अपनी रेड लाइंस क्लियर दे दी है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। दूसरा, जहां तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वो तो बहुत इजी है, दोनों साइड बोल देंगे ओके हम दोनों निकाल देते हैं ब्लॉकेड, जैसे पहले था वो चलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई चल क्यों रही है? अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि सैटेलाइट्स हैं उनके पास और सब कुछ है। वो थ्योरेटिकल और किताब में बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऑन ग्राउंड ये अगर सैटेलाइट्स इतनी इफेक्टिव थी तो ये सारी जितनी भी इन्होंने मिसाइल्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर किया है, तो वो तो सारे ध्वस्त हो जाने चाहिए थे। जैसे वो बताया जा रहा था कि वो निकलते ही एकदम बर्बाद कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। एज अ मिलिट्री मैन, सैटेलाइट्स के भी पास होते हैं, और चाइनीज और ईरान की इतनी एक्सपर्टीज है कि उनको पता है सैटेलाइट पास कब होती है। और दूसरा, जो ये मिसाइल सिटीज हैं, जो अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, वहां से इतने छोटे छोटे छेद से ये सब फायर होते हैं, ये ड्रोन्स वगैरह। और लॉन्चर्स के लिए भी उन्होंने रैम्प्स बना रखे हैं, और वो एकदम कैमोफ्लेज कंसील किए जा सकते हैं। अगर 40 दिन में अमेरिका जैसा देश जो वर्ल्ड की शक्ति है, वो ये चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और अभी ये बोलना कि ये सारी शिप सारी हैं, मैं आपको बता देता हूँ कोई ग्राउंड की लड़ाई नहीं होगी। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू डू। मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को पता है वहाँ अमेरिकन कैजुअलिटीज किस प्रकार हुई थी, और बाद में प्रेसिडेंट ओबामा आए थे वहां पर, और उन्होंने वहां बोला था कि अब हम ड्रॉ डाउन करते हैं। और ये 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, व्हेन आई वाज देयर। तो कहने का मतलब है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्राउंड बेस्ड ट्रूप्स लॉन्च नहीं करेगा, चाहे 82nd एयरबोर्न आ जाए, चाहे मरीन कोर आ जाए, कुछ भी है, वो तो सुसाइडल हो जाएगा। और ये जो इलेक्शन आप बोल रहे हैं, वो तो पूरी कंट्री रिजेंट करेगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं, ये देखिए, ये 2-3 पैनलिस्ट ने बड़ा अच्छा बोला है, ये है पोस्चरिंग, प्रेशर टैक्टिक्स है, और दोनों साइड वही कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स और पोस्चरिंग। कौन सी साइड पहले झुकेगी, सारा सवाल वो उठता है। और ये टॉक्स शायद ना भी हो भी सकती है। देखिए, सारे ऑप्शन पॉसिबल हैं, सब चाहते हैं ये लड़ाई खत्म हो, सिर्फ इजराइल को छोड़ के। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होगा, वो बड़ा मुश्किल है बोलना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पॉसिबिलिटी, आपने अभी ईरान का ही एक स्टेटमेंट देखा, कल ही क्या बोला है कि ये जो उनकी एक टैंकर को ये कैप्चर किया है, या उसको, उसकी इंजन को भी बर्बाद कर दिया, और उसमें जाके अमेरिकन फोर्सेज है। ईरान भी तो कुछ करेगा ना, अगर तो वो टॉक्स पे आ गया, तो ये तो साफ जाहिर है कि ईरान एकदम हार गया है। तो कहने का हाँ, तो कहने का मतलब है, देखिए अभी सिचुएशन इतनी गंभीर है और कॉम्प्लेक्सिटीज है। एक सबसे बड़ी एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारे प्रॉक्सीज हैं, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह, इस इराकी मिलिशिया, उनके वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मान लिया कल न्यूक्लियर पे भी डिस्कशन हो जाए, क्या इजराइल ये प्रॉक्सीज को एक्सेप्ट करेगा कि वो प्रॉक्सीज वही रहे? तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो लॉन्ग, मेरे को नहीं लगता कि 1-2 सिटी में रिजॉल्व हो जाएंगी। यस, एक आर्किटेक्चर, जैसे एक एनालिस्ट ने बोला, बिल्कुल सहमत हूं, बनेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीजें इतनी नहीं है, क्योंकि सबकी हार्ड लाइन, रेड लाइन बहुत स्ट्रांग है, सब ऑब्स्टिनेट हो रखे हैं। इतनी इजी नहीं है ये चीजें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि अक्रॉस द टेबल बैठे और फैसला हो गया कि गिव एंड टेक करके हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, देखा जाए तो 10-15। थॉमस मैथ्यू साहब, थॉमस मैथ्यू साहब, ईरान कमजोर नहीं हुआ जितना आप कह रहे थे, मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब। हाँ, no, see, Lakshman ji, I respect the general, but I 100% disagree with him. ये थियरी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, अमेरिकन 15,000 टारगेट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है।
आप सैटेलाइट इमेजरी देखेगा तो ये थियरी नहीं है, सैटेलाइट पिक्स अप इंस्टेंटेनियसली, सैटेलाइट पिक्स अप एंड सी अमेरिकन का कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं. That is, Isfahan is about mid of Iran. Americans ने 150 एयरक्राफ्ट लॉन्च करके एक लोन सर्वाइवर को पिकअप किया. ईरान कुछ कर पाया? Nothing. It shows how ineffective their air defense is. इनके पास कोई एयर डिफेंस तो है ही नहीं. एंड अमेरिकन सिस्टम्स इतना सोफिस्टिकेटेड है, लाइक फॉर इंस्टेंस देयर सैटेलाइट एक पिन कोड, अपना पोस्ट बॉक्स में जो पिन कोड लिखा हो वो आइडेंटिफाई करेंगे. देयर मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतना वास्ट. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग. यस, इट इज करेक्ट जो जनरल साहब ने बोला कि ग्राउंड वॉर में एंगेज नहीं करेगा, दैट इज करेक्ट. बट एक्सपेडिशनरी फोर्सेस can be launched. I'll ask you a simple question. Iraq war, that is the Iraq war in 2003, awestruck, you should have seen the way the Americans completely destroyed the Iraq army. So please don't dilute don't look at American capability just like India ka capability or Pakistan ka capability or a third world. Inka machinery is so strong that when Trump says I'll give you a simple instance. जब ट्रम्प बताता है कि सब ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करेंगे, वो करेंगे. आई विल गिव यू ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्ट्री आपको निकाल लेते. दैट इज ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी टुवर्ड्स द एंड तक दे सेड वो सरेंडर नहीं करेगा. फाइनली क्या कर दिया? अलाइज ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करके इन 2 places there were firestorms that killed almost 4 to 500,000 people, civilians. That happened primarily in Dresden in Germany. So when Trump says मैं destroy करूंगा all the bridges and infrastructure, take it seriously. अमेरिका के पास ताकत है. I disagree 100% with General Saab. Because so far 50,000 to 20,000 targets को destroy किया. क्या किया ईरान? ईरान के पास विल होगा, बट ईरान के पास they don't have the wherewithal. This you have to accept, you know. संजय मिश्रा साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर मुझे ब्रेक पे जाना होगा. मैं ये बोलना चाहूंगा कि सीधी बात ये है कि अगर ईरान सब कुछ में हार चुका है, एयर डिफेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा सवाल यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक खुला क्यों नहीं है? 40 दिन के बाद अमेरिका क्यों नेटो मांग रहा है और दुनिया भर को बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो? एसिमेट्रिक वॉरफेयर, अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं 40% मिसाइल्स आज भी इनकी फंक्शनल है, 60% ड्रोन फंक्शनल है. तो क्यों फंक्शन है? और लड़ाई में ये होता है 71 की लड़ाई, अब मैं भी कोट करूंगा, जो साइड का पलड़ा भारी होता है ऑन ग्राउंड में, ऑब्वियसली दूसरी साइड झुकती है. तो अभी तक तो ईरान को झुक जाना चाहिए था, ये लड़ाई खत्म हो जाती है.